हाँ जी, कहां तक देख रहे हैं हिंदी में हमने? हम जो देख रहे हैं स्वर का उच्चारण देख रहे हैं, उच्चारण के माध्यम से समझ रहे हैं कि स्वर कितने प्रकार के हैं आपके। हमने सबसे पहले क्या देखा? उच्चारण या आपके उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर देख लिया हमने। उच्चारण या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं? 3। एक मात्रिक, द्विमात्रिक और प्लस स्वर। एक मात्रिक को ह्रस्व स्वर कहते हैं, इसे लघु स्वर कहते हैं, इसे ही आपका छोटा स्वर कहते हैं। और जो आपका दूसरा होता है कौन सा? पहला आपका कौन सा? ये उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर देखे हमने स्वर। तो आपके उच्चारण के आधार पर पहला आपका ह्रस्व स्वर हो गया, ह्रस्व स्वर, या जिसे छोटा स्वर कहते हैं, या आपका एक मात्रिक। ठीक है। दूसरा हमने देखा कौन सा? दीर्घ स्वर आपका, या आपका द्विमात्रिक। ठीक है। तीसरा कौन सा होता है आपका? प्लस स्वर, प्लस स्वर। ठीक है। यहां हमने देखा ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? प्लस स्वर कौन कौन से होते हैं? बताओ। है जी, ह्रस्व स्वर बताओ कौन कौन से होते हैं? अच्छा, कितने होते हैं ह्रस्व स्वर, ये बताओ। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 4। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? कितनी? जल्दी बताओ। 7। ठीक है। ह्रस्व स्वर की संख्या 4, आपके दीर्घ स्वर या आपके द्विमात्रिक स्वर की संख्या 7। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं जो एक मात्रिक है? बताओ। जो जो अपनी एक मात्रा रखते हैं, छोटी मात्रा रखते हैं, कौन कौन से स्वर हैं आपके? ए, ई, उ, री। ए, ई, उ, री। ए, ई, उ, री, ये आपके कौन से? ह्रस्व स्वर, जो एक मात्रिक स्वर है। द्विमात्रिक, इसके अलावा जितने भी 7 स्वर बचे हैं वो सब क्या है? आपके द्विमात्रिक है। प्लस स्वर का किसमें होते हैं? हिंदी में केवल गायन के माध्यम में दिखते हैं। प्लस स्वर कहां पर दिखते हैं? हिंदी में केवल गायन में। इनका साधारण यूज हिंदी में नहीं है। जब भी आप कोई संगीत या कोई गाना या कोई भी गाना सुनते हो, तब आप क्या महसूस करते हो कि उसमें जब लंबा खींचा जाता है किसी राग को, किसी शब्द को जब लंबा खींचते हैं, वो कौन सा होता है? प्लस स्वर होता है। जब गाना गाते हुए उस गाने को लास्ट में लंबा खींचते हैं तो वो कौन से होते हैं? प्लस स्वर। इनका जो संस्कृत में यूज होता है, चिन्ह इनके 2 होते हैं, ये और आपका ये आपका दीर्घ स्वर है, ये आपका सॉरी दीर्घ मात्रा है आपकी, ये लघु है। ठीक है। इसका अर्थ होता है कि शब्द को खींचना तो है, कम लंबा खींचना है। इसका अर्थ होता है लंबा लंबा खींचना है, दूर तक खींचना है। तो ये आपके प्लस स्वर की 2 मात्रा दिखती हैं। इसके बाद हमने देखा था, अगला हमने जीभ के आधार पर देखा। जीभ के आधार पर हमने देखे होस्ट, जीभ के आधार पर, जीभ के आधार पर स्वर देखे थे हमने। जीभ के आधार पर स्वर कितने होते हैं? कितने प्रकार हैं? 3। जैसे जीभ है हमारी इस तरह से, अगला भाग, मध्य भाग, पश्च भाग। ठीक है। अगला भाग, मध्य भाग, पश्च भाग, ये आपका अग्र भाग है। अग्र, मध्य, पश्च। ठीक है। मध्य में किसे रखा गया है? ए को रखा गया है। इसमें जो रखे गए आपके आ, उ, औ, ओ, ओ, ओ। ठीक है। ये 5 इसमें रखे गए, 6 होंगे। 6 और आपके 5 कितने कहां जाएंगे? यहां आ जाएंगे। ठीक है। कौन कौन से? ई, ई, ए, री। ई, ई, ए, री। ई, ई, ए, री। ये कहां आ गए? आपके अग्र स्वर कहलाते हैं आपके। ये सारे सारे पांचों पांचों क्या है आपके? ये 5 आपके अग्र स्वर हैं, ये 5 आपके पश्च स्वर हैं, और ए आपका क्या है? मध्य स्वर है। जीभ क्या? नेक्स्ट हमने देखा था ओष्ठ की आकृति के आधार पर। ओष्ठ की आकृति के आधार पर, ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वर। ओष्ठ की आकृति के आधार पर स्वर कितने होते हैं? दो भागों में बांटते हैं। एक आपके वृत्ताकार स्वर, वृत्ताकार स्वर, और आपके अवृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते हुए हमारे होठों की आकृति कैसी हो जाए? गोल। उच्चारण में गोल होते हैं क्या? हमारे होठ। और ए का मतलब जिनके उच्चारण में होठ हमारे गोल नहीं होंगे, गोल नहीं होते। ठीक है। उच्चारण में
जब हमारे होठ गोल नहीं होते, गोल नहीं बनते, तब उन्हें क्या कहते हैं आपके अवर्ताकार स्वर। ठीक है, इसका आप उच्चारण के माध्यम दे सकते हो, जैसे उ उ ओ ओ आपका, ठीक है, उ ओ ओ ओ, ठीक है। इसके अलावा किसी का भी उच्चारण करो स्वरों का, आपका ए आ ई ई ए ए ए, ठीक है, और आपका रे, दो दो चार छह एक सात और चार 11, ठीक है। ये आपके क्या है, वृत्ताकार स्वर है। उ उ ओ ओ, ये क्या है आपके वृत्ताकार स्वर, ये आपके कितने अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर कितने हमारे पास 4 है, और ये कितने हमारे पास 7 है। लेकिन एक चीज हमने, एक चीज देखिए, ध्यान रखना, जो भी विदेशी स्वर होते हैं, विदेशी स्वर, विदेशी स्वर या मेहमान स्वर, मेहमान स्वर या अतिथि स्वर, अतिथि स्वर, ठीक है, अतिथि स्वर, ये कौन से हैं आपके, जो चंद्र बिंदु लगती है। एक तो चंद्र बिंदु ये होती है, ये चंद्र बिंदु है, और एक आपकी ये अर्ध चंद्र बिंदु है। जब भी ये किसी के ऊपर लगती है तो वो अपने आप ही क्या कहलाता है, वृत्ताकार स्वर बन जाता है। ठीक है, ये आपके जब किसी के ऊपर लगेगी तो क्या बन जाएंगे आपके वृत्ताकार स्वर, वृत्ताकार स्वर बन जाता है, वृत्ताकार स्वर बन जाता है वो। जब ये अर्ध चंद्र बिंदु या चंद्र बिंदु जब भी किसी शब्द के ऊपर लगती हुई दिखेगी तो वो स्वतः ही अपने आप में वृत्ताकार स्वर में गिनती उसकी की जाएगी, जैसे डॉक्टर, डॉक्टर, ठीक है, इस तरह का जहां भी लगती है। नेक्स्ट आपका इसके बाद हमने क्या देखा था, आपका ये हो गया, जीव हो गया, ये इसके बाद ही देखना था ना मैं, यहां तक तुमने देख लीजिए आपके सारे सारे। चलो, यहां तक हमने आपके देख लिए हैं सारे। अब जो आज हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो तालु की स्थिति के आधार पर स्वर, तालु की स्थिति के आधार पर स्वर। इसमें आपके 4 भागों में दिखेंगे तालु की स्थिति के आधार पर स्वर। एक संवर्त स्वर, द्विवर्त स्वर, अर्धसंवर्त स्वर, अर्धद्विवर्त स्वर, ठीक है, तालु की स्थिति के आधार पर स्वर। तालु की स्थिति के आधार पर स्वर, ठीक है, तालु की स्थिति के आधार पर स्वर। तालु की स्थिति के आधार पर स्वर को 4 भागों में बांटा जाता है। तालु की स्थिति के आधार पर स्वर को 4 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में, 4 में। कैसे, अगर आप इसमें चित्र बना के समझो तो चित्र बना के भी समझ में आ जाता है। हमें क्या करना है, पूरा मुंह का चित्र बनाना है गले तक का। तब उसमें क्या होता है, जब मुंह का चित्र, जैसे आपके 4 जो हैं, ये 4 जो होते हैं तालु की स्थिति के आधार पर, ये शुरू होता है आपके मसूड़ों से, मसूड़े से, आपके दांतों से, ठीक है, मसूड़े से लेके फिर आपके तालु होता है, तालु वाले, वहां से लेके वहां तक चलता है और आपके कंठ तक, लास्ट तक जाता है, मूर्धा तक, जैसे हम लास्ट मूर्धा भी कहते हैं, मूर्धा स्वर भी पढ़ेंगे आपके आगे हम, तो वहां तक। लेकिन हम एक तरह से बनाते जाएंगे और समझते जाएंगे एक तरफ से। पहला होता है आपका इसमें संवर्त स्वर, संवर्त स्वर, संवर्त स्वर, ठीक है, संवर्त स्वर पहला जो होता है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जब जीभ है अग्रभाग से टकराती है आके, जब हमारी जीभ हमारे मसूड़ों से टकराती है, मतलब ये क्या है हमारा, एक तरह से ये तो हमारा तालु है मुंह का ऊपर वाला, और ये हमारी जीभ, जब हमारा उच्चारण करते हैं, ये क्या है हमारा तालु और ये जीभ है, ठीक है। जब उच्चारण करते हुए मुंह की स्थिति कुछ बंद जैसी हो, उच्चारण करते हुए मुंह की स्थिति जब बंद जैसी हो, जीभ हमारे आगे के जो दांत है हमारे उस पर आके मसूड़ों पे जाके टच हो जाए, वो कहलाते हैं आपके संवर्त स्वर, वो कहलाते हैं हमारे संवर्त स्वर, ठीक है, लिख लो। जब जिन स्वर का उच्चारण करते हुए, उच्चारण करते समय जीव जीव तालु के अग्रभाग से, तालु के अग्र भाग से
टच होती है या स्पर्श होती है, टच होती है और मुंह बंद जैसी स्थिति में होता है, स्थिति में होता है, उन्हें आपके संवर्त स्वर कहते हैं, उन्हें आपके संवर्त स्वर कहते हैं। ठीक है, इन्हें आपका बंद स्वर भी कहते हैं क्योंकि मुंह कैसा हमारा बंद है। ये आपका संवर्त, आपके संवर्त स्वर या बंद स्वर, संवर्त स्वर या बंद स्वर कौन कौन से हैं आपके बंद स्वर? या आपके जैसे वो है आपके ई ई उ ऊ ई ई, राम भैया, ई ई उ, एक मिनट, ये ई ई उ ऊ औ री, ये आपके संवर्त स्वर कहलाते हैं, ये आपके संवर्त स्वर कहलाते हैं। ई ई उ ऊ री। तो बंद स्वर कितने हमारे? 5 है। कितने हैं हमारे? 5। अगला आता है आपका विवर्त स्वर, विवर्त स्वर। ठीक है, विवर्त स्वर इसका सीधा उल्टा है। विवर्त स्वर जो है बिल्कुल इसका उल्टा है। इसमें क्या होता है? इसमें जीभ का अग्रभाग और तालु का अग्रभाग टच हो रहा है, इसमें तालु का पिछला भाग और जीभ का पिछला भाग टच होता है। ये क्या हमारा तालु है, ये हमारी जीभ है। इसमें मुंह कैसा है? बिल्कुल खुला हुआ है, इसमें मुंह हमारा खुला हुआ है। जबकि संवर्त स्वर में क्या होता है? मुंह हमारा आगे से बंद होता है और विवर्त स्वर में हमारा क्या दिखेगा? इसका उल्टा सीधा मुंह खुला हुआ दिखता है। जिन स्वर का उच्चारण करते समय, जिन स्वर का उच्चारण करते समय, जिन स्वर का उच्चारण उच्चारण करते समय मुंह की स्थिति, मुंह खुले की स्थिति में होता है, मुंह खुले की स्थिति में होता है। ठीक है, और जीभ कहां टच कर रही होती है? तालु से, पीछे की ओर तालु से, मतलब जीभ का पिछला भाग और तालु का पिछला भाग आपस में स्पर्श हो रहा होगा, तब क्या होगा? मुंह खुले की स्थिति में होगा। ये ऐसा आपका केवल एक ही स्वर है, विवर्त स्वर एक ही होता है आपका आ का उच्चारण करोगे मुंह खुल जाएगा, जीभ पीछे से बंद कर देगी आपके तालु को। ठीक है, तो कौन सा है एक आपका? केवल आ। ठीक है, विवर्त स्वर एक ही है आपका। संवर्त स्वर कितने? 5 है। अगला आता है आपका अर्ध संवर्त स्वर, अर्ध संवर्त स्वर, अर्ध संवर्त स्वर। ठीक है, और इसी के साथ आपका अर्ध विवर्त स्वर भी चलता है। अर्ध संवर्त स्वर और अर्ध विवर्त स्वर आपका एक जैसा ही चलता है। होता है क्या इसमें? जैसे कि ये हमारा क्या है? ये हमारा तालु है, ठीक है, और ये हमारी जीभ है, जीभ है इस तरह से। ठीक है, ये क्या है? तालु, तालु, और ये क्या है? जीभ है। जहां जीभ आधे, मतलब बीच में हमारी आधी जीभ और आधे बीच में तालु को टच करती है, तब उस टाइम हमारी कुछ ऐसी आकृति बनती है। उस टाइम हमारा हल्का मुंह खुला हुआ, आधा आधा मुंह खुला आधा बंद। जहां हमारी जीभ कैसे टच कर जा रही है? आपके तालु से। जब हमारी जीभ तालु से टच कर जाती है, तब आप आधे बीच में से, मतलब पूरी नहीं, बीच में आधा तालु और आधी जीभ जब आपस में टच कर जाएगी तो आधा मुंह खुला है, आधा मुंह बंद है आपका। ठीक है, तो जो आधा खुला है आपका, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका अर्धसंवर्त स्वर। अर्धसंवर्त स्वर आपके जो होते हैं, अर्धसंवर्त स्वर जो होते हैं आपके ए और ओ होते हैं, ए और ओ, ए ओ, ए ओ। ठीक है, और अर्धसंवर्त आपके अर्धविवर्त स्वर, अर्ध विवर्त स्वर, अर्धविवर्त स्वर। ठीक है, अर्धविवर्त स्वर, अर्धविवर्त स्वर। आपका अर्धविवर्त स्वर में क्या आ जाएगा? ए ए ओ, ए
ए ओ, ये आपके अर्धविवर स्वर है। तो संवर स्वर कितने हमारे पास 5 है, विवर स्वर कितने हमारे 1 है, अर्ध संवर स्वर कितने हमारे पास 2 है, अर्ध विवर स्वर हमारे पास कितने 3 है। ठीक है, अगर संवर स्वर पूछे जाए, संवर स्वर पूछे जाए, संवर स्वर कौन कौन से होते हैं, परिभाषा आपके सामने लिखी हुई है सबकी। ठीक है, संवर स्वर आपके ई ई उ उ री, ई ई उ उ री। ठीक है, ई ई उ उ री संवर स्वर। विवर स्वर एक ही होता है, कौन सा आ, विवर स्वर कौन सा है हमारा आ। अर्ध संवर स्वर कौन सा हमारा ए ओ, अर्ध संवर स्वर हमारा ए ओ, और अर्ध विवर स्वर हमारा ओ ए ओ, ए ओ। ये हमारे अर्ध विवर स्वर हैं, जो तालु की स्थिति के आधार पर हमारे स्वरों को बांटा जाता है। ठीक है, तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों को इन्हीं तरह से बांटा जाता है आपका। अगला आता है इसके बाद, अगला टॉपिक है आपका इसी में अनुनासिक स्वर। अनुनासिक, अनुनासिक है हाँ, अनुनासिक, अनुनासिकता के आधार पर स्वर, अनुनासिकता के आधार पर स्वर। अनुनासिकता के आधार पर जो स्वर है हमारे, वो हमारे केवल 2 हैं। अनुनासिकता के आधार पर स्वर हमारे केवल कितने हैं 2। ठीक है, अनुनासिकता के आधार पर जो स्वर बनते हैं वो हमारे चंद्र बिंदु वाले बनते हैं। अनुनासिकता के आधार पर जो स्वर बनते हैं वो बनते हैं हमारे चंद्र बिंदु वाले। एक होता है अनुनासिकता, एक होता है आपके निरुनासिकता। ठीक है, निर्नासिकता, और आपके अनुनासिकता और निर्नासिकता। जो अनुनासिकता है वो है आपका कौन सा, चंद्र बिंदु वाला शब्द है, जो हमारे चंद्र बिंदु, जो चंद्र बिंदु वाले, चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु वाले, चंद्र बिंदु ये आपका ये, या अर्ध चंद्र बिंदु, अर्ध चंद्र बिंदु। अर्ध चंद्र बिंदु कौन सा होता है आपका ये। ठीक है, चंद्र बिंदु या अर्ध चंद्र बिंदु। ठीक है, चंद्र बिंदु या अर्ध चंद्र बिंदु, जहां आपके पूर्ण चंद्र बिंदु होता है, इसे आपका अनुनासिक कहते हैं, अनुनासिक। ठीक है, जो पूर्ण चंद्र बिंदु होता है, और जो अर्ध चंद्र बिंदु होता है आपका, उसे अनुस्वार कहते हैं। इसकी बिंदी ऐसी भी लगती है और आपकी इसकी ऐसी भी लगती है खाली, इसे अनुस्वार कहते हैं, अनुस्वार। ठीक है, अनुस्वार। ठीक है, इसे आपने देखा होगा, ये इस तरह से लग जाता है और ये इस तरह से लग जाता है। ठीक है, इस तरह भी लगा देते हैं इसे आपका, और खाली इस तरह से भी लगा देते हैं, खाली अर्ध चंद्र बिंदु बनाकर छोड़ देते हैं, बिंदी नहीं लगाते। इस आधार पर बन जाते हैं आपके चंद्र बिंदु। आपका जो चंद्र बिंदु है वो कुछ इस तरह से बनेगा, उसे अनुस्वार कहते हैं, सॉरी अनुनासिक। और जो अर्ध चंद्र बिंदु होता है उसे कहते हैं आपके अनुस्वार। ठीक है, जो अनुस्वार है, देखना अनुस्वार क्या है, ये तत्सम रूप है। अनुस्वार क्या है, ये वाला जो ये इसे जो अनुस्वार है, ये जो बन रही है स्थिति, ये जो स्थिति बन रही है, ये तत्सम रूप होता है, तत्सम रूप, तत्सम रूप है। इसका तद्भव रूप जो होता है, इसका जो तद्भव रूप होता है, तद्भव जो रूप होता है इसका, तद्भव रूप ये होता है। ठीक है, अहीं जो कहते हैं हम लास्ट में संस्कृत में जो पढ़ते हैं, मैंने बताया हिंदी में नहीं पढ़ाया था, अनुस्वार और अनुनासिक को हिंदी में नहीं पढ़ाया जाता है, इन्हें संस्कृत में पढ़ाया जाता है। लेकिन जो चंद्र बिंदु के आधार पर है, लेकिन जब कोई शब्द आपको इस तरह दिखे, ये इसका तत्सम, ये तत्सम रूप है, ए के ऊपर जो अर्ध चंद्र बिंदु है, ठीक है, यह जो चंद्र बिंदु ये क्या है, तत्सम रूप है। अगर इसका तद्भव रूप पूछ लिया जाए तो वो अह बन जाता है, लास्ट में जो इसके 2 बिंदु दिख रहे हैं वो अह। ठीक है, तो इसका तद्भव रूप ये होता है। नेक्स्ट क्या है इसका आपका अगला, इनसे किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, किसी भी शब्द की शुरुआत आपके जो अनुस्वार हैं, इनसे किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये मैं आपको फिर बता रहा हूं। अब कहोगे आपकी, उस दिन आपने पूछ लिया था अंगूर, अंगूर पूछा, अंगूर शब्द हो गया कि भाई जब अंगूर, जब इससे किसी शब्द की शुरुआत नहीं हो सकती इनसे, तो फिर अंगूर की शुरुआत कैसे है, अंगूर कैसे ले रहे हो आप कंठ कैसे बोल रहे हो, ठीक है, या और कोई शब्द हो फिर कैसे कह रहे हैं। तो जब मैंने आपको बताया था
कि जब ये वाला तो आपको उस दिन बता दिया था मैंने, ये तो मैंने बिल्कुल आपको बता दिया था। अब ये वाला क्या है, जैसे कै पे हलंत लगा दोगे, ए अंग है, तो कहां आ रही है, एक कहां आ रहा है अनुस्वार, ए के ऊपर आ रहा है। ठीक है, मतलब अनुस्वार जो दिख रहा है आपका, ये किसी भी शब्द किसकी, जो मात्रा ये है ना, ये कै के बाद में ही लग रही है, अलग उसे ए के ऊपर ही लगाओगे। ये कै के ऊपर नहीं, कै में क्या जुड़ा हुआ है, ए जुड़ा हुआ है। जब कै में से ए निकाल दोगे हलंत लगा के, जब कै में से ए निकालोगे, हलंत निकाल, जब कै के नीचे हलंत लगाओगे तो कै क्या रह गया, आधा रह गया। आपने टाइपिंग करी है हिंदी टाइपिंग, जब उसके नीचे आपको आधा कै लिखना है तो उसके नीचे इस तरह का एक लोगो लगाना पड़ता है, तो क्या बन गया, उसमें से ए निकल गया। अब वो कै का पूरा उच्चारण नहीं करेगा। जब आप कै का उच्चारण कर रहे हो, कै लास्ट में ए की आवाज आ रही है, लास्ट में ए की आवाज आ रही है। जब हम लिखेंगे पणिक्कल, पणिक्कल लिखा है कभी, पणिक्कल लिखो है जिसमें आधा कै का यूज हो रहा हो, तो आपको दिख रहा है कि उसमें से ए की आवाज निकल गई, आधा कै यूज हो रहा है। क्लास कर लो, क्लास, क्लास, क्लास में आपका क्या हो रहा है कि उसमें जो ए है वो निकल चुका है उसका। तो हर एक जितने भी मैंने, अब व्यंजन की परिभाषा क्यों लिखवाई गई स्टार्टिंग में, व्यंजन की परिभाषा लिखवाने का उद्देश्य क्या था, क्यों बताया गया व्यंजन स्वरों की सहायता से ही बोले जाएंगे, इसलिए तो बताया गया ना, ये चीज समझ में आ जाए अच्छे से। अब मैं अगर डायरेक्ट ही यहीं से शुरुआत कर रहा होता, अब आपके समझ में ही नहीं आ रही होती चीजें, लेकिन आपके पास पहली परिभाषा लिखी हुई, व्यंजन किन्हें कहते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाएंगे, स्वर की सहायता। क्या सहायता पहले लगेगी या बाद में चाहिए होती है, पहले तो इंसान अपनी कोशिश करता है ना, बाद में तो सहायता चाहिए होती है। तो पहले क्या, ये अपने आप बोल रहे, बाद में सहायता लग रही है इसमें एक पूरा उच्चारण करने के लिए। ठीक है, ये आपका दूसरा ध्यान रखना, इनसे किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, अनुस्वार से या विसर्ग से। ठीक है, किसी भी शब्द की शुरुआत आपकी नहीं हो रही होती है। नेक्स्ट आपका क्या हो रहा है, एक होता है आपका अनुनासिक हो गया, एक होता है निरुनासिक। निर्नासिक, 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 निर्नासिकता के आधार पर, या निर्नासिक स्वर किन्हें कहते हैं, या निर्नासिक, जो निर्नासिक स्वर हैं वो कौन से हैं, या निरुनासिकता के आधार पर स्वर कौन से होते हैं। निरुनासिकता के आधार पर वो सभी स्वर हैं, वो सभी स्वर हैं निरुनासिकता के आधार पर जिनके ऊपर चंद्रबिंदु या अर्धचंद्रबिंदु नहीं लगता है। मतलब कोई भी स्वर, ध्यान रखना, कोई भी स्वर जब चंद्रबिंदु के साथ लिख दिया गया, वो किस में चला गया, अनुनासिकता के आधार पर चला गया। अब कोई भी स्वर जब बिना चंद्रबिंदु के लिखा गया, वो क्या हो गया, निरुनासिकता स्वर हो गया। जब किसी स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु लग गई, अर्ध चंद्र बिंदु लगे चाहे पूर्ण चंद्र बिंदु लगे, हमें मतलब है केवल चंद्र बिंदु से, ऊपर वाली मात्रा से, बिंदी से। ठीक है, चंद्र बिंदु या अर्ध चंद्र बिंदु, जब किसी स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु या अर्ध चंद्र बिंदु लग जाए तो वो क्या बन जाएगा, अनुनासिकता के आधार पर स्वर बन जाएंगे। जब किसी स्वर के ऊपर कोई भी चंद्र बिंदु नहीं होगी तो वो क्या बन जाएंगे, आपके निरुनासिकता स्वर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे आपके, निरुनासिकता स्वर। आपका ए, आ, ई, ऐ, ओ, औ, सब आपके स्वर, लास्ट तक जो आपके स्वर है वहां तक। हम स्वर की बात करें, क्या क्या मत पूछना, तो वो सारे क्या, जिनके ऊपर चंद्र बिंदु नहीं लगती है, वो सब क्या कहलाते हैं, वह सब जिनके ऊपर चंद्र बिंदु नहीं होते, वह स्वर जिनके ऊपर चंद्र बिंदु नहीं लगती, वो क्या कहलाते हैं, आपके निरुनासिकता के आधार पर स्वर कहलाते हैं आपके। ठीक है, निरुनासिकता के आधार पर स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट एक और है स्वर में, स्वर का टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा, स्वर का टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा, हम एंट्री कर जाएंगे आपके कहां पर, व्यंजन में। नेक्स्ट आपका सजातीय स्वर, सजातीय स्वर या सजातीय और विजातीय स्वर, सजातीय और विजातीय स्वर। अब इसमें तो नॉर्मल सी है, इसकी तो परिभाषा आपको नाम से समझ में आ रही होगी। सजातीय जो समान जाति के हों, विजातीय जो असमान जाति के हैं। सजातीय स्वर कौन से होंगे, सजातीय स्वर कौन से होंगे, जो समान जाति के हैं, जो स्वर समान जाति के होते हैं। और विजातीय स्वर, असमान जाति कौन कौन से हैं, ध्यान रखना, ए, ठीक है, ए प्लस ए को जोड़ो तो आ बनता है, ए प्लस ए को जोड़ो तो आ बनता है। ठीक है, ए, आ, ई प्लस ई को जोड़ोगे तो बड़ी ई बन जाएगी, ई, आई,
ऊ प्लस ऊ को जोड़ोगे तो औ बनता है। ये ही आपके कितने स्वर हैं जो सजातीय स्वर हैं। ये 6 स्वर हैं जो आपके सजातीय स्वर हैं। ये 6 स्वर हैं, ये आपके सजातीय स्वर कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ए ओ री। ठीक है, वे स्वर जो समान जाति के नहीं होते हैं, वे स्वर जो समान जाति के नहीं होते हैं या जिनका निर्माण दूसरे स्वरों की सहायता से होता है। एक तो ये वे स्वर जो समान जाति के होते हैं, विजातीय में वे स्वर समान जाति के नहीं होते, ऐसे स्वर जो समान जाति के नहीं होते। या इसकी दूसरी परिभाषा ऐसी भी, ऐसे स्वर जिनका निर्माण दूसरे स्वरों की सहायता, दो अन्य स्वरों की सहायता से हो रहा है। ऐसे स्वर जिनका निर्माण दो अन्य स्वरों की सहायता से, दो अन्य स्वरों की संधि से हो रहा है, दो मिलन से हो रहा है, वो क्या कहलाएंगे आपके विजातीय स्वर कहलाएंगे। मतलब ऐसे स्वर जिनका निर्माण दो अन्य स्वरों की सहायता से या संधि से हो रहा है, वो क्या कहलाएंगे आपके विजातीय स्वर। जैसे कि आपका एग्जांपल के तौर पे देख लो, अगर हम ए प्लस ई का मेल करा दें तो बनता है आपका ए। ध्यान रखना, ए ऐसे नहीं बनता, एक ए जो बना है वो संधि से बना है। ए प्लस ई लिखोगे तो ए बन जाएगा, ए प्लस ई लिखोगे तो ए बनेगा। अब अगर आपको बड़ी ए बनाना है, जब ए के ऊपर मात्रा जो ए होता है, आपको फिर क्या करना पड़ेगा, ए प्लस ए लिखना पड़ेगा, तब बनती है आपकी ए। ठीक है, अगर ए प्लस ऊ का मेल करा दो, ए प्लस ऊ का मेल करा दो तो बनता है आपका ओ। तो ये क्या कहलाएंगे आपके, ये क्या कहलाएंगे आपके विजातीय स्वर। ऐसे स्वर जिनका निर्माण दो अन्य स्वरों की सहायता से होता है या संधि से होता है, वो आपके विजातीय स्वर कहलाते हैं। तो आपके ए ओ और री, ये क्या है आपके विजातीय स्वर है। 5 6 11 स्वर हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो हमने सारी स्थिति के आधार पर स्वर पढ़ लिया आपके। सबसे पहला आपका मात्रा या उच्चारण लगने वाले समय के आधार पर स्वर पढ़े। एक बार आपको सारा अभी हमने देख भी लिया था, एक बार फिर मैं आपको बता दे रहा हूं हमने किस किस आधार पर स्वर पढ़ लिए। ठीक है, स्वर किसे कहते हैं, स्वर जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। स्वर क्या है, जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो रहे हैं। स्वर की संख्या कितनी है हिंदी में, हिंदी व्याकरण में स्वर की संख्या 11 है, संस्कृत में स्वर की संख्या 13 है। हिंदी में 11, संस्कृत में 13। ठीक है, अब जो स्वर है इनकी आकृति स्थिति के आधार पर हमने पढ़ना शुरू करा। तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि स्वर के उच्चारण या मात्रा के आधार पर। तो मात्रा या उच्चारण के आधार पर 3 भागों में बांट दिया। पहला लघु स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुस स्वर। लघु स्वर कितने हमारे पास 4, और आपके प्लुस स्वर लघु स्वर हमारे पास 4 और आपके दीर्घ स्वर हमारे पास 7। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा दीर्घ संधि पढ़ी, मैंने आपको बताया था उस दिन जब पढ़ा दीर्घ संधि, जैसे मैंने आज ही बताया। तो उसमें भी आपका जो निर्माण हो रहा है, कुछ में दीर्घ संधि से हो रहा है, कुछ में गुण संधि से हो रहा है, कुछ में आपके गुण कौन सी वृद्धि संधि से हो रहा है। ये मैंने आपको उसमें जो हमने आपके दीर्घ स्वर पढ़े थे वहां हमने पढ़ लिया था। ठीक है, नेक्स्ट आप प्लुस स्वर पढ़े। प्लुस स्वर का एग्जांपल भी समझा। प्लुस स्वर कहां पे संस्कृत में अधिक उच्चारित है, हिंदी में उच्चारित नहीं है। हिंदी में केवल गायन के माध्यम से उच्चारित है। ठीक है, अगला हमने पढ़ा आपके प्लुस स्वर के बाद कि होस्ट की जो ओष्ठ है, ओष्ठ की आकृति पर स्वर, ओष्ठ की आकृति के आधार पर 2 स्वर, आपके वृत्ताकार और आपके अवृत्ताकार। ऐसे स्वर जिनमें आपका स्वर का उच्चारण करते हैं होठों की स्थिति गोल हो, वृत्ताकार स्वर। जिनकी स्थिति गोल नहीं बनती है, स्वर उच्चारण करते हैं वो आपके अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर हमारे पास 4 है, अवृत्ताकार स्वर हमारे पास 7 है। फिर हमने पढ़ा आपका जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर। जीभ को 3 भागों में बांटा, अग्र, मध्य, पश्च। अग्र के आधार पर कितने हैं आपके, मध्य के आधार पर एक है आपका कौन सा है, पश्च के आधार पर ऐसे स्वर जिनकी आकृति 3 जैसी होती है, ए को छोड़कर जितनों की भी आकृति 3 जैसी है, वो सब क्या है आपके पश्च स्वर है। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से बच गए आपका ई ए। तो ये आपके अग्र स्वर कहलाते हैं, जो अग्र जीव की अग्र स्थिति के आधार पर बोले जाते हैं। अगला पढ़ा हमने तालु की स्थिति के आधार पर। तालु की स्थिति के आधार पर यही आपके संवर स्वर, विवर स्वर, अर्धसंवर स्वर, विवर स्वर, अर्धविवर स्वर। ठीक है, नेक्स्ट आपके अनुनासिकता के आधार पर। नेक्स्ट आपका आपके सजातीय और विजातीय स्वर। ये आपके स्वरों के उच्चारण और स्वर के प्रकार हैं, मतलब किस किस आधार पर स्वर को बांटा जा सकता है। यहां से आगे जो स्टार्ट होगा, अब स्टार्ट करेंगे आपके व्यंजन। अगर यहां तक उतार लिया है तो ठीक है, नहीं उतारा है तो फोटो खींच लो।
उतार लिया सबने? ठीक है, तो शुरू करें आगे, चलो। वैसे तो क्लास यूट्यूब पे मिल ही जाएगी आपको, अगर यहाँ रह भी जाए तो यूट्यूब पे से क्लास, एक बार जैसे कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, देखो क्लास का रिकॉर्डिंग करने का उद्देश्य क्या है कि जब एक टॉपिक को हम 2-3 बार देखते हैं, जब एक टॉपिक को आप 2-3 बार देखोगे तो अपने आप ही वो याद होना शुरू हो जाएगा। रिकॉर्डिंग करने का ये उद्देश्य है मैन तो, ठीक है। अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, कोई चीजें दिमाग से उतर रही है, नहीं समझ में आ रहा क्या बताया था, किस तरह बताया था, तो एक बार यूट्यूब पे देख लो। यूट्यूब पे हिंदी इसलिए मैं पूरी डाल रहा हूँ, कोशिश ये पूरी हिंदी यूट्यूब पे चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ रह जा रहा है या किस दिन नहीं आ पा रहे हो या नहीं समझ में आया, यहाँ देखे गए उस टाइम समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बताया था ये, तो वहां पे अपना यूट्यूब पे क्लास कर लिया, एक बार देख लिया, हो जाएगा। अब बात आएगी आपकी किसकी? व्यंजन की। व्यंजन, व्यंजन, ठीक है। व्यंजन, पहले तो व्यंजन की परिभाषा ही पता होनी चाहिए। व्यंजन किन्हें कहते हैं? जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं, जो स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं, क्या वो क्या कहलाते हैं आपके? व्यंजन कहलाते हैं। जो स्वर की सहायता से उच्चारित या बोले जाते हैं वह क्या है आपके? सारे के सारे व्यंजन हैं। जो स्वर की सहायता से बोले जा रहे हैं वो सभी क्या है आपके? व्यंजन हैं। क्या हुआ? ठीक है। दूसरे क्या व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र हो सकता है? नहीं, स्वतंत्र उच्चारण नहीं है इनका। व्यंजन का स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता है, इसे समझ लेना। हो सकता है, मैं बता दे रहा हूं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें बुक से थोड़ा वो हो सकता है अनरिलेटेड हो जाए कई बार कुछ चीजें, क्योंकि हिंदी के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है, हिंदी को अलग अलग हिसाब से दिया गया है। कुछ बुक कुछ देती है, कुछ बुक कुछ देती है। अब जैसे मैंने आपको 11 बताया, अब कुछ बुक में क्या है, कुछ बुक में वो लिखा ही नहीं गया है कि तेरे किस आधार पे है, वो बुकों में लिख दिया स्वर कितने? 13। अब मैंने आपको बता दिया तेरे किस आधार पे संस्कृत में है वो, लेकिन बुकों में, कुछ बुक में क्या देखो, वो अपने आधार पर लिख के दे रहे हैं। कुछ बुक वालों ने कह दिया कि नहीं भाई वो जो 11 हैं लेकिन 2 जो है आपके वो संस्कृत में है। कुछ बुक वालों ने कह दिया कि नहीं तेरे के 13 स्वर ही हैं, वो हिंदी में भी यूज है। तो हिंदी के साथ थोड़ा डिस्कशन बहुत बड़ा है, हिंदी पे बहुत ज्यादा बहस है, इसलिए हिंदी को थोड़ा हो सकता है बुकों में अलग हो। तो इसलिए अगर आपको लग रहा है मैं जितना आपको बता रहा हूं, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं वो आयोग के आधार पर है। आयोग ने अपने एग्जामों में क्या मान लिया है, आयोग ने अपने एग्जाम में क्या मान लिया है, समस्या ये है, इसी का ध्यान रखना विशेषकर। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखें। ठीक है, तो ये स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते, तो उच्चारण में किसका सहयोग ले रहे हैं? आपके स्वर की सहायता ले रहे हैं। स्वर की संख्या कितनी है हमारे पास? और व्यंजन की संख्या? व्यंजन की संख्या कितनी है हमारे पास? 33। अगर मैं पूछ लूं आपसे कुल वर्ण कितने? कुल वर्ण कितने हमारे पास? 56। कुल वर्ण हमारे पास 56 है, कुल वर्ण हमारे पास 56 है, लेकिन स्वर कितने हैं? 11। व्यंजन कितने? 33। कितने हुए? 44। 44 हो गए। तो इसमें वो भी जब हम आगे पूरी जब इनकी गिनती करते हैं तो आपके इसमें संयुक्त अक्षर, ताड़न जात, ठीक है, ये सारे जुड़ेंगे इसमें आपके। ठीक है, तो है जी, टेंशन ना लो, 56 लिखवा के जाऊंगा। जिस टाइम व्यंजन का टॉपिक खत्म हो रहा हो ना उस दिन तुम्हें 56 के 56 लिखवा दूंगा। ये हैं 56 पूरे, है जी। मैं क्या करूं, जिस दिन मैं कंप्लीट कर रहा हूं मैं 56 लिखवा दूंगा। ठीक है, अगर 56 ना लिखवा के जाऊं तो तुम ये कह देना तुमने गलत पढ़ा दिया 56 ये। मैं कह रहा हूं कि मैं भी तुम्हें कुछ बता रहा हूं ना, अभी वो टॉपिक बढ़ेगा वहां तक आगे, बैठो थोड़ा सब्र रखो। ठीक है, थोड़ा सब्र रखो। जैसे आपके 33 हैं, अगर इसमें आपके 3 अक्षर 4 अक्षर और जोड़ लें, कौन कौन से आपके?
आपका श्रेय त्रय, आप जिस बात जो ज्ञ कहते हो, जो उसने मेरे से पूछ रहे थे तुम कि ये जो शब्द है इसका उच्चारण तो क्या होना चाहिए, ज्ञ होना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, ज्ञ। ऐसा क्यों है, पूछा था, यही था ना तुम्हारा, ऐसा क्यों है? हुआ क्या है, जो शुद्ध उच्चारण है वो ये है, लेकिन व्यवहारिक उच्चारण में ये आ चुका है, व्यवहारिकता में ज्ञ आ चुका है, तो इसलिए हम व्यवहारिकता पे ध्यान दे रहे हैं, हम उस पर शुद्ध उच्चारण क्यों नहीं जाते, शुद्ध उच्चारण पे जाते हैं तो ज्ञ ही बोलते हैं उसे। लेकिन अब जो हमारी वर्णमाला में भी सही बोला जा रहा लगातार, व्यवहारिक उच्चारण में लगातार ये आ चुका है, तो हमारी व्यवहारिकता के आधार पर इसका उच्चारण ये है, लेकिन वो शुद्ध उच्चारण हो जाता है। हाँ, शुद्ध उच्चारण वही है, ठीक है। तो आपके जो चार संयुक्त अक्षर होते हैं आपके, चार संयुक्त अक्षर हैं आपके, कौन कौन से, श, त्रय, ग और श, श्री जिसे लिखते हैं आपका, ये क्या हो, आपके चार संयुक्त अक्षर बनते हैं। जब ये चार संयुक्त अक्षर बनते हैं तब इनकी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 37 हो जाएगी, 37 हो जाएगी ना ये संख्या। जब ये आपके ये जुड़ेंगे आपके, तब इनकी संख्या कितनी हो जाती है आपकी, 37 हो जाती है आपकी। 33 ये अभी वैसे मैं बस आपको यहाँ समझाया थोड़ा सा, तो 33 और ये कितने, चार कितने हो जाएंगे आपके, 37 हो जाएंगे, ठीक है। अभी आपके और है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं ताड़न, अभी आपको ताड़न जात समझना है, ताड़न जात किसे कहते हैं, यहाँ तो क्लियर है, ये चार तो क्या आपके संयुक्त अक्षर है, ये तो चार आपके संयुक्त अक्षर है। जब हम आपके बात करते हैं, आपके व्यंजन में एंट्री कर रहे हैं, व्यंजन कहां से स्टार्ट होते हैं, कैसे लेकर कैसे स्टार्ट होते हैं, तो जो आपका क है आपका, तो क वर्ग है, जैसे क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया, कितने वर्ग है, 5 वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, आपका प वर्ग, ठीक है। ये 25 आपके कितने, 25 ऐसे वो व्यंजन, ये 25 व्यंजन कहलाते हैं आपके। उसके अलावा 4 आपके ऊष्मीय और 4 आपके स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। ये चले, तो जो आपका क वर्ग है, क वर्ग, क वर्ग, क वर्ग आपका क, ख, ग, घ, ड, ये बना ना। अब ये क्या है, कि इसी के आधार पर दो स्वर और अभी दो व्यंजन और बनने वाले हैं, इसी के आधार पर दो व्यंजन जुड़ेंगे, इसी के आधार पर दो व्यंजन जुड़ेंगे, इसलिए यहां पर हमें यह समझना है जरूरी है क्या है, बिंदी जो लग रही है लास्ट में, इस बिंदी को क्या कहते हैं जो लास्ट में लग रही है, ये तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, है जी, अनुस्वार, या अनुस्वार हो गया, या बताओ, बताओ बताओ, चलो मैं बिंदी बताओ पहले। अगर ध्यान रखना, ये जो ऊपर लाइन खिंच रही है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आपके सिरोरेखा, ध्यान रखना, सिरोरेखा, सिरोरेखा, ये आज ही ध्यान रखना, क्यों आगे कई बार सिरोरेखा में लिखवा रहा हूँ, सिरोरेखा शब्द बता रहा हूँ, जो भी ऊपर लाइन खिंच रही है किसी शब्द के ऊपर उसे बोलते हैं सिरोरेखा। और ये क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं खड़ी पाई, कि खड़ी पाई वाले शब्द, इसे बोलते हैं खड़ी पाई, इसे बोलते हैं आपके खड़ी पाई, ठीक है। जो वर्ण के ऊपर खिंचती है उसे सिरोरेखा बोलते हैं। और ये जो वर्ण आपके कुछ खड़ी पाई के शब्द, हमारे ये भी पूछा है खड़ी पाई वाले व्यंजन कितने हैं हमसे, खड़ी पाई वाले व्यंजन कितने हैं, या खड़ी पाई वाले व्यंजन कितने नहीं है, ऐसे व्यंजन जो खड़ी पाई के आधार पर खड़ी पाई के आधे हिस्से बजाकर अर्ध व्यंजन बनते हैं, इसलिए आपको ये ध्यान रखना कि इसे खड़ी पाई कहते हैं, इसे आपका सिरोरेखा कहते हैं। अब आता है आपका ये जो है, ये इससे जो बोलते हैं आपके, इसे बोलते हैं आपका अनुस्वार, अनुस्वार भी है इसमें, क्या नाम, इसे अनुस्वार भी है, लेकिन ये अनुस्वार नहीं है। ये जो बिंदी है 5 दिशाओं में, 4 दिशाओं में लगती है, जब 4 दिशाओं में लगती है, चारों दिशाओं में इसका नाम बदलता है। ये जब बिंदी 4 दिशाओं में लगती है आपके, तो इसका चारों दिशाओं में नाम बदल जाते हैं। अगर ये बिंदी सिरोरेखा से ऊपर लग जाए, अगर ये बिंदी सिरोरेखा से ऊपर लग जाए तो ये कहलाती है अनुस्वार, तब ये कहलाती है क्या, आपका अनुस्वार, ठीक है। अगर ये बिंदी खड़ी पाई के बाद लगे, अगर ये बिंदी खड़ी पाई के बाद लगे तो ये कहलाती है पंचमाक्षर, पंचमाक्षर। अगर ये बिंदी खड़ी जो शब्द है उसके नीचे लग जाए, अगर ये बिंदी जो शब्द है उसके नीचे लग जाए
तब ये कहलाती है ताड़न जात। ठीक है, अगर ये बिंदी आपके खड़ी पाई है जो भी शब्द है उसके नीचे लग जाए तब ये कहलाती है आपकी ताड़न जात। और तब ये अगर ये बिंदी किसी भी शब्द से पहले लग जाए तो ये कहलाती है नुक्ता। हाँ जी, नुक्ता। नुक्ता से बनने वाले केवल हमारे पास 5, ध्यान रखना। वैसे एनसीईआरटी ने 3 स्वर माने हैं, मत सॉरी 3 व्यंजन है, 3 शब्द को योग्यता दी है एनसीईआरटी ने। लेकिन आपके शिव प्रसाद हैं एक, जो हिंदी में अपना एक बड़ा नाम रखते हैं, उन्होंने 5 स्वर 5 व्यंजन बताए हैं। एनसीईआरटी के आधार पर केवल 3 हैं, लेकिन शिव प्रसाद द्विवेदी हैं, उनके आधार पर 5 हैं। शिव प्रसाद द्विवेदी के आधार पर 5 है आपके। तो ये जितने भी जिसके भी आगे नुक्ता लगता है, सुन लो मेरी बात, जिसके भी आगे नुक्ता लगता है वो फारसी या अरबी भाषा शब्द बनता है। जिसके आगे नुक्ता लगेगा फारसी या अरबी भाषा शब्द बनता है, हिंदी भाषा में नुक्ता वाले शब्द नहीं है। ठीक है, हिंदी भाषा में ताड़न जात भी है, पंचमाक्षर भी है, अनुस्वार भी मिल जाएगा आपका। लेकिन ये जो नुक्ता वाले हैं तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके फारसी या अरबी भाषा में लिए गए। इसलिए मैंने आपको यहां बता दिया बिंदी का जो अर्थ है। अब ये क्या है, डे, कै वर्ग का पंचमाक्षर है। कै खे गे डे, कै खे गे गे डे, कै खे गे गे डे। अब बात यह कि जब हम उसके एक तो डे हो गया, एक ए हो गया, इनका उच्चारण कैसे करेंगे भी सही से? तो जो जिस वर्ण का है उस वर्ण के सहयोग से उच्चारित हो रहा होगा वो। जैसे यहां पे डे कर रहे हैं, कै खे गे गे डे डे, तो जो हम इसका कै वर्ग का उच्चारण कर रहे हैं तो कै वर्ग के उच्चारण की सहायता से ही डे वर्ग का उच्चारण होना है। कै वर्ग के उच्चारण की सहायता से ही डे वर्ग का यहां पर उच्चारण होना है। अगर आप दूसरे वर्ण में चले जाओगे लेके कैसे, अगर आपको वर्णमाला याद नहीं हुई या आपको व्यंजन याद नहीं हुए तो आप इसका उच्चारण ही गलत कर जाओगे, इसका उच्चारण ही गलत हो जाता है फिर। तो इसका उच्चारण जो होगा आपका, आपके जो कै वर्ग है उसके उच्चारण की सहायता से इसका, अगर आपसे पूछ लिया जाए कै वर्ग का पंचमाक्षर कौन सा हुआ, कै वर्ग का पंचमाक्षर, ये क्या है कै वर्ग का, ये कै वर्ग का पंचमाक्षर, कै वर्ग का पंचमाक्षर। अब ताड़न जात कौन से होते हैं फिर, हमारे पास ताड़न जात है कोई, ताड़न जात, ताड़न जात वर्ण है हमारे पास ताड़न जात वर्ण कौन से हैं, ताड़न जात वर्ण अनुस्वार। अगर वो अनुस्वार हो ताड़न जात एक होते फिर एक लिखवाता क्यों, ऊपर वाले अनुस्वार है भाई, जिसके नीचे लग रहा है, जिसके नीचे बिंदी लगेगी वो है ताड़न जात, जिसके नीचे बिंदी लगेगी वो बनता है ताड़न जात। ठीक है, ताड़न जात है पर टै वर्ण का, टै वर्ण का, टै वर्ण का तीसरा, टै वर्ण का तीसरा डे व चौथा डे वर्ण। ठीक है, टै आपका टै वर्ण का, टै वर्ण का तीसरा डे और चौथा डे। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं आपके ताड़न जात कहलाते हैं, ये आपके ताड़न जात हैं। ये आपके जिनके नीचे बिंदी लगती है वो क्या है आपके, जिनके नीचे बिंदी लग रही है ये क्या है आपके ताड़न जात, ये आपके ताड़न जात है। अब से आप पूछ रहे हैं नुक्ता, नुक्ता, नुक्ता वर्ण या नुक्ता वाले वर्ण। तो ये तो हमें समझ में आ गया, जिस अक्षर के पहले बिंदी लगती है वो क्या कहलाता है आपका, जिस अक्षर के पहले बिंदी लगती है वो क्या कहलाते हैं आपके नुक्ता कहलाते हैं। जिस अक्षर वर्ण के पहले बिंदी लगती है वो क्या कहलाएंगे आपके नुक्ता कहलाते हैं। जब किसी वर्ण से पहले लगती है, जब बिंदी किसी वर्ण से पहले लगती है। हो सकता है कि कभी जैसे आप हिंदी से कुछ, कई बार इनकी परिभाषा के आधार पर पूछ लेते हैं, इसलिए मैं आपको परिभाषा और एग्जांपल दोनों लिखवाता चल रहा हूं। अगर किसी वर्ण के नीचे बिंदी लग रही है तो क्या हो गया वो ताड़न जात। अगर बिंदी किसी वर्ण के बाद लग रही है तो पंचमाक्षर बन गया। अगर बिंदी किसी वर्ण के बाद में लग रही है पंचमाक्षर, अगर बिंदी किसी वर्ण के नीचे लग गई ताड़न जात, अगर बिंदी किसी वर्ण से पहले लग गई तो क्या बन गया आपका नुक्ता बन गया। तो वो क्या कहलाता है आपका नुक्ता। अगर बिंदी किसी वर्ण के ऊपर लग गई तो क्या कहला गया आपका वो अनुस्वार, तो वो क्या कहलाता है आपका अनुस्वार कहलाता है। ठीक है, ये है, हाँ जी, ये है अरबी
या फारसी भाषा के शब्द हैं। ये अरबी या फारसी भाषा के शब्द हैं। ये अरबी या फारसी भाषा के शब्द हैं। 5 वर्ण है आपके सबके, 5 वर्ण हैं। वैसे हमारे पास जो है आपके नुक्ता वाली अरबी भाषा में दिए गए 5 वर्ण है आपके, कै खे गे के खे गे जे फे। ठीक है, इनके नीचे जब बिंदी लगती है इस तरह से आगे इनके यहां, अब ये क्या बन गए, अरबी भाषा के शब्द बन गए। ध्यान रखना, आप हरेक वर्ण के, हरेक जो व्यंजन है उसके आगे ये बिंदी नहीं लगा सकते। अगर ये नुक्ता लगेगा तो केवल इनके आगे ही लग सकता है, कै के खे के जय और जय फे। अब इनका उच्चारण कै खे जय गे जय फे, इनका उच्चारण जो होगा नाक की सहायता से हो रहा होगा। के खे गे जय फे, इनके आगे क्या लग चुकी है, नुक्ता लग चुका है। इन्हीं के 5 के आगे नुक्ता लग सकता है आपके, आप अपने मन की इच्छा के आधार पर। ऐसा नहीं है कि आप कै के आगे लगा रहे हो, घे के आगे लगा रहे हो, आप किसी और के आगे लगा रहे हो, नहीं लगा सकते। इनके ही 5 के आगे नुक्ता लगता है। अब ये क्या है, अब बात आती है एनसीईआरटी की, क्योंकि ये 5 वर्ण जो है, ये जो 5 वर्ण है, ये जो कहलाते हैं आपके अरबी या फारसी भाषा के कहलाते हैं। ये है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के अनुसार है। ये आपके राजा शिव प्रसाद सितारे ए हिंद के अनुसार है, अनुसार 5 नुक्ता वाले शब्द जो है, जो 5 नुक्ता वाले वर्ण हैं, कौन कौन से, कै खे गे जय फे, कै खे गे जय फे, ये किसके अनुसार है 5, आपके राजा शिव प्रसाद सितारे, नाम पूछ लिया गया है, या राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के अनुसार कितने नुक्ता वाले वर्ण हैं, इसलिए नाम लिखवाया गया यहाँ पे, वरना कोई जरूरत नहीं थी। अब एनसीईआरटी कितना मानता है, एनसीईआरटी के अनुसार केवल 3 है। एनसीईआरटी के अनुसार 3 वर्ण हैं। अब यहां पे क्वेश्चन कैसे बनता है, एनसीईआरटी के अनुसार नुक्ता वाले वर्णों की संख्या कितनी है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार निम्नलिखित में से नुक्ता वाला वर्ण कौन सा नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, एनसीईआरटी के अनुसार निम्नलिखित में से नुक्ता वाले वर्ण कौन कौन से हैं। ऑप्शन आपके सामने कोड दे दिए, उसमें ऑप्शन ए बी, बी सी, सी डी या फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह दे दिए, तो आपके 4-5 क्वेश्चन बनते हैं यहां से, वो अलग अलग तरह से घुमा के बना लेंगे। तो एनसीईआरटी के अनुसार जो 3 है वो है आपके, आप जो एनसीईआरटी के अनुसार खे जय फे, खे जय फे, ये एनसीईआरटी के अनुसार है। अब कुछ बुकों में केवल यही दे रखे हैं जो ये वाले हैं, कुछ बुक में ये वाले दे ही नहीं रखे होते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों ही हमारे एग्जामिनर के अनुसार एग्जाम में पूछे जा रहे होते हैं। तो आपके समझ में आ गया, ताड़नजात समझ में आ गया, ताड़नजात पंचमाक्षर समझ में आ गया। पंचमाक्षर जब किसी अक्षर के बाद में बिंदी लग रही है वो पंचमाक्षर बन गया उस वर्ण का। ताड़नजात जब किसी वर्ण के नीचे बिंदी लग रही है वो ताड़नजात, जब किसी वर्ण के ऊपर बिंदी लग रही है अनुस्वार, जब किसी वर्ण से पहले बिंदी लग रही है वो आपका नुक्ता कहलाता है आपका। ठीक है, तो यहां तक हमने आपकी आज की चीजें देख ली। आज के लिए यहीं तक चीजें देखते हैं। कल जो स्टार्ट करेंगे हम आपका आगे जो आपके जो व्यंजन है आपके पूरे कै वर्ग चै वर्ग, कै वर्ग चै वर्ग टै वर्ग तै वर्ग पै वर्ग, ठीक है 25 ही हो गए। ठीक है, जो वर्ग है आपके कितने वर्ग, आपके 5 वर्ग है, 5 वर्ग से कितने वर्ण बनते हैं आपके 25। उसके बाद हम समझेंगे आपके जो उस आपके अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, ऊष्मी व्यंजन कौन से होते हैं, ऊष्मी व्यंजन क्यों है, ऊष्मी व्यंजन ही क्यों है, अंतस्थ व्यंजन ही क्यों है, ये सारी चीज समझेंगे। उसके बाद कल आप ये समझ लोगे कि इनकी संख्या जो 56 है, जो 56 संख्या है वो क्यों है, जो आप कह रहे गूगल 52 दिखाता है और ये 56 क्यों है, ये कल आप समझ लोगे सारे लिखते हुए, और आप कहोगे हाँ ये भी शब्द है, आप ये बताओगे ये भी है, तो इसके अनुसार तब ये 56 बन जाएंगे। यहां तक कोई डाउट है? स्वर कंप्लीट हो गए, व्यंजन स्टार्ट हो चुके हैं, व्यंजन की क्लास 1-2 दिन चलेगी, व्यंजन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम एंट्री कर जाएंगे कहां पर, संधि में।
और एग्जाम की दृष्टि से संधि बहुत महत्वपूर्ण है। अब जो लोग नहीं आ रहे हैं क्लास में, उनसे एक तो ये कह दो, अगर जो आना चाहते हैं, जो भी लोग आपके साथ के हिंदी पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हिंदी का अब जो एग्जाम के अकॉर्डिंग जो पॉइंट स्टार्ट होने वाले महत्वपूर्ण, वो अब स्टार्ट होने वाले हैं। एग्जाम के अकॉर्डिंग जो महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट होने वाले हिंदी के, वो अब होने वाले हैं। ये तो आपका बेस है। जिन लोगों ने ये कर लिया उनके लिए तो प्लस पॉइंट है ही है, क्योंकि आपने बेस पढ़ लिया। आप यहीं बहुत सारी चीज समझ कर चल रहे हो, ठीक है। लेकिन जो आगे चीजें होंगी वहां भी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो जो भी लोग हैं आपके साथ के मिलने जुलने वाले हैं, जो भी लोग हिंदी की मतलब हिंदी पढ़ना चाहते हैं अच्छे तरीके से, तो वो लोग आगे ज्वाइन कर सकते हैं।